हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को। जी हां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस अगर हम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं या फिर हम आ रहे हैं एनटीएससी, ओलंपियाड, जेई, नीट, इन कोर्सेज के लिए भी ये सबसे बेसिक, सबसे फाउंडेशन, सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं भाई। मतलब यहां पे जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलते हैं, यहां पे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस भी मिलते हैं और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस भी मिलते हैं। मतलब सभी प्रकार के क्वेश्चंस यहां पे मिल जाते हैं, और यही है सबसे फाउंडेशन, यही है सबसे बेसिक्स। अगर ये क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाते तो हम समझते हैं कि हां, अब हमारा जो कोर्स कंटेंट है उसके अकॉर्डिंगली अब हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे चैप्टर नंबर 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन के जितने भी दीर्घ उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। हमने इसके पहले हमारे एमसीक्यूज एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देख रखा है, अब हम लॉन्ग आंसर टाइप में आ रहे हैं। जैसा कि कमिटमेंट आपके साथ में मैंने किया था कि जो शॉर्ट आंसर टाइप है, जो एमसीक्यूज है, उन्हीं को मिलाकर के, उन्हीं को जोड़ता हुआ जो बनेगा वो लॉन्ग आंसर टाइप होगा। अगर किसी चैप्टर का एमसीक्यूज बनना शुरू हो जाता है, शॉर्ट आंसर बनना शुरू हो जाता है, तो लॉन्ग आंसर इजी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप में वही सभी क्वेश्चंस, वही सभी पोर्शंस इंक्लूड हो जाता है भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस सिलसिले को और देखते हैं हम सबसे पहले हमारे क्वेश्चन नंबर 38 को। हमारा जो फर्स्ट 19 क्वेश्चन एमसीक्यूज था, 28 to 29 क्वेश्चन तक हमारा जो था शॉर्ट आंसर टाइप था। अब ये हमारा 30th क्वेश्चन है जो दीर्घ उत्तरीय टाइप है। ठीक है, सबसे फर्स्ट कह रहे हैं यहां पे, उसको जरा देख लिया जाए। तो ये कह रहे हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना दर्शाने के लिए प्रकाश किरण आरेख खींचिए, जबकि बिंब पहला दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो, दूसरा है दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, दर्पण के वक्रता केंद्र से कुछ अधिक दूरी पर, और अनंत पे। मतलब यहां पे ये 5 केसेस गिवन है जहां पर वस्तु स्थित है, इनके लिए हमको अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाना है। तो चूंकि हमें पता है कि प्रतिबिंब बनाना जब कभी भी होता है तो हमारे पास 2 किरण चलती हैं। सबसे फर्स्ट तो ये हमने एक बना लिया भाई हमारा अवतल दर्पण। इसके ऊपर अगर यहां कहीं पर भी चलिए एक वस्तु है, इस वस्तु के द्वारा एक किरण जाती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर। यह मुख्य अक्ष है भाई, इस मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जाती है, यह ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण हमेशा फोकस से होकर के लौट जाती है। मतलब परावर्तित हो गई, यह फोकस होकर चली गई। दूसरी किरण है जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी और इसी वक्रता केंद्र पर ही, मतलब इसी लाइन पर वापस आ जाएगी। रीजन, क्योंकि रीजन यह होता है कि यहां पर अगर आप देखें तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, और अगर आपतन कोण का मान 90 डिग्री तो परावर्तन कोण का मान भी 90 डिग्री, मतलब जिस लाइन पे आई थी उसी लाइन पर वापस चली जाती है। अर्थात यहां पे कह सकते हैं, अगर मैंने इनको ज्वाइन कर दिया यहां पे, तो ये ए डैश बी डैश ये एक इमेज फॉर्म हो जाती है। मतलब किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए 2 एसेंशियल लाइंस हैं। एक लाइन है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि चली जाएगी फोकस से होती हुई, और दूसरी है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी उसी पर वापस लौट जाएगी। अब चलते हैं हम इन सभी केसेस पर और एक एक करके इन केसेस को बनाते हैं। तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, तो भाई जरा देखें, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में बनाना। तो ये रहा मेरा दर्पण का ध्रुव, ठीक है, ये मेरा रहा दर्पण का ध्रुव। ध्रुव मतलब मिड पॉइंट, दर्पण का मिड पॉइंट, और ये है मेरी फोकस। इन दोनों के बीचे बीच रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट जो है ए बी हाइटेड। ये ए बी हाइट का एक ऑब्जेक्ट। मैंने जो आपको बताया अभी कि 2 किरण आरेख चलेगी, एक किरण आरेख चलेगी भाई ये,
सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए इसी पे जाना है और इसी पे इसको क्या हो जाना है, वापस आ जाना है। क्योंकि यहां पर क्या कहते हैं, यहां पर कहते हैं कि भाई ये 90 डिग्री पे जाकर के वह आपतित होगी तो परावर्तन भी 90 डिग्री पर ही हो जाएगा, यानी जिस लाइन पे गई उसी पर ये वापस आ जाएगी। तो मैं इसको हटाता हूं, ये जहां से गई है वहीं से वापस आ गई। अगली लाइन क्या होगी भाई, तो अगली लाइन ये देखिए, ये पोल पे गई और ये लाइट बीम आगे बढ़ गई। अब एक बात समझ में आता है, इन दोनों के कटान बिंदु से ये आगे जाकर के एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, इन्हीं दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से यहां पर बनती है प्रतिबिंब। अब आगे तो काटने से रहा भाई, तो क्या करूं मैं, तो इनको एक काम करते हैं ना, इनको पीछे बढ़ा लेते हैं। भाई आगे नहीं मिलोगे तो एक काम करो, पीछे मिल जाओ। तो ये यहां पीछे के साइड मिल गया यहां पे, तो ये बन गया इनका ए डैश बी डैश इमेज। मतलब मैं अगर थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं तो ये देखिए ये ए डैश बी डैश इमेज बन गई। कैसे बनी भाई, तो आगे की तरफ ये ज्वाइन नहीं हो रहे थे तो पीछे की तरफ इनको प्रोजेक्ट कर दिया। इसी प्रोजेक्टेड पाथ के द्वारा मुझे मिला कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अगर यहां पे कोई व्यूअर हुआ तो उसको लगेगा कि इसी पॉइंट से ये दोनों लाइट बीम्स आ रही है, क्योंकि ह्यूमन आईज की टेंडेंसी है कि ये बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं देख सकती। मतलब ये लाइट यहां से होकर के ऐसे चल कर ये सब हमको नहीं दिखाई देता भाई, हमको तो यहां पे दिखाई देगा कि इस जगह से ये पूरी लाइट बीम आ रही है। अगर ये ए था तो इसका टॉप चला जा चुका है ऊपर, तो ये ए डैश, और बेस तो वहीं पे होगा, बॉटम उसी लाइन पे होगा, दैट इज बी डैश। फर्स्ट केस का आंसर बन गया भाई। दर्पण के ध्रुव पी और फोकस के बीच में रखा था ऑब्जेक्ट। कैसा बना भाई, तो यहां पे आवर्धित और दर्पण के पीछे। अगर मैं सिंपली लिख भी दूं तो यहां पे मैं लिख देता हूं, बना है आवर्धित एवं दर्पण के पीछे। ठीक है, बड़ा बना है भाई और दर्पण के पीछे बना है। ठीक है, अगला दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। दर्पण का फोकस कौन सा भाई, ये है दर्पण का फोकस, और वक्रता केंद्र सी ये रहा। इन दोनों के बीच में रखो तो क्या होगा, मतलब अब ये ऑब्जेक्ट को थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, तो अगर यहां पे रखते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, देखिए वक्रता केंद्र और ये फोकस के बीच में, तो अगेन वही दो लाइनें चलेंगी। एक लाइन कौन सी होती है भाई, तो एक लाइन होती है हमारी ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, इसी पे जाना, इसी पे वापस आ जाना, तो इसको आगे बढ़ा दिया। और दूसरी लाइन जो होती है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलती है, ये मुख्य अक्ष के समांतर गई और फोकस से होती हुई लौट आई। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण हमेशा फोकस से होती हुई वापस आ जाती है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ, यहां पर मुझे मिल गया भाई इमेज। कौन सा, तो ये देखिए टॉप ऊपर था तो ए डैश नीचे आ गया और बी डैश ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको यहां पर भी देखने को मिला कि इसकी किरण आरेख हमने ड्रॉ किया। और यहां कहां बन रहा है इमेज, तो यहां इमेज आवर्धित, एक तो चीज समझ में आ रही कैसी बन रही है भाई, आवर्धित, और साथ ही साथ आवर्धन के साथ ही साथ ये क्या हो रहा है भाई, तो ये बन रहा है हमारे सी और अनंत के बीच में, आवर्धित और सी तथा अनंत के बीच में, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीचों बीच बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दर्पण के वक्रता केंद्र पे। अब कह रहे हैं भाई कि ये दर्पण का जो वक्रता केंद्र है इसी पर रख दूं तो क्या होगा, तो जब इसी पर रख देंगे तो देखिए दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा तो इसी पर बन जाएगी इमेज। दो किरणें, एक किरण ये गई फोकस से, ये लाइट बीम गई, ये देखिए ये बाहर निकल आई, और दूसरी कौन सी जाएगी भाई, तो दूसरी लाइट बीम जाएगी जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से होती हुई गुजर जाएगी। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे यहां पे मिल गया इमेज। टॉप ऊपर था तो टॉप नीचे आ गया, तो मतलब कहां मिल गया भाई, यहां पर मिल गया समान। समान मतलब इसकी हाइट सेम है, जो ए बी था वही ए डैश बी डैश है, मतलब बड़ा नहीं बनेगा, सेम हाइट की बनेगी। समान तथा सी पर, सी मतलब जहां पर वो था उसी जगह पे बन गया, अलग से नहीं गया। अगला, दर्पण के वक्रता केंद्र से कुछ अधिक दूरी पर। कुछ अधिक दूरी पर मतलब क्या भाई, तो अब ये कहना चाह रहे इधर कहीं पे दर्पण के वक्रता केंद्र का और पीछे कर दूं, तो जब दर्पण के वक्रता केंद्र का और पीछे करेंगे तो ये इमेज बन जाएगी। ये क्या है इमेज, तो यहां पर एक वही जो सबसे स्टार्टिंग में इसी को हमने लिया था एज एग्जांपल, ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है, इसके द्वारा ये एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो ये देखिए फोकस से होते हुए निकल आई,
और दूसरी लाइट बीम कौन सी होती है भाई, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है और मिरर पे पड़ती है, तो जिस पे जाएगी उतने ही डिग्री पर वापस इन दोनों के इंटरसेक्शन से यहां मिल चुका है मुझे क्या, इमेज ए डैश बी डैश। तो यहां पे मुझे मिल गई इमेज ए डैश बी डैश। ये कहां बना भाई, तो ये देखिए सेंटर और फोकस के बीच में और छोटा, ये कैसी बन गई, छोटी और सेंटर एंड फोकस के बीच, यहां पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। अगर आप ध्यानपूर्वक देख पा रहे होंगे तो हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिंपली एक एक स्पेस इसको है ना बाएं की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आ रहे हैं, तो ये देखिए उसी के अकॉर्डिंगली ये इमेजेस फॉर्म हो रही है। ठीक है, अगला बात करते हैं कि अब कहां ले चलना है भाई, तो बिंब को रखना है अनंत पे। ठीक है ना, बिंब को कहां रखना है, अनंत पे। तो भाई बिंब अनंत पे होगा तो बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट होगा। अगर कोई चीज अनंत पे रखी और मुझे दिख रही है तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा। और इसकी इमेज कैसी बनती है, लाइक अ डॉट, लाइक अ पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनेगी। आइए देखते हैं, ये देखिए इतनी बड़ी ये भी ऑब्जेक्ट था, यहां से एक किरण ये चला, टकराने के बाद पैरेलल आने वाली किरणें फोकस से होकर लौट जाती है, ये भी फोकस से होकर लौट गई, यहां क्या बना, बिंदु। तो मतलब अगर अनंत पे रखा हो ऑब्जेक्ट तो इमेज कहां बनेगी भाई, तो बिंदु साइज का बनेगा, एंड बनेगी कहां पे, तो ये बनेगा फोकस पर, पॉइंट साइज का बनेगा और फोकस पे बन जाएगा। आते हैं पूरे पांचों केसेस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, एक केस और होता है जहां पर ऑब्जेक्ट रखा होता है यहां फोकस पे, यहां पे, जिसके द्वारा जो बनती है इमेज वो बनती है इनफाइनाइट पे, ऐसे पैरेलल लाइन चली जाती है। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर 6 केसेस होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में 5 दिए थे तो हम इन पांचों के आंसर कर रहे हैं। एक और केस होता है इसके अंदर, अगर वो कर लेते हैं तो ये पूरे तरीके से हमारा जो हमने इमेज फॉर्मेशन के केसेस किए हैं पूरे, वो कंप्लीट हो जाते हैं भाई। ठीक है, सिंपल था, आसान था। आगे बढ़ते हैं हम जरा अगले क्वेश्चन की तरफ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ और हम डिस्कस करते हैं कि यहां पर क्या बोल रहे हैं ये। तो अगला क्वेश्चन सिमिलर टाइप का ही है भाई, लेकिन यहां पे आप किससे बात करनी है, उत्तल लेंस से। अभी हमने अवतल दर्पण के पूरे केसेस बनाए, अभी उत्तल के बनाएंगे। आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम उत्तल और अवतल दर्पण के, जैसे उत्तल लेंस की बात कर लेते हैं, अवतल दर्पण की बात कर चुके, अब अवतल लेंस और उत्तल दर्पण की भी बात करेंगे। मतलब 4 चीजें थी ना, उत्तल अवतल दर्पण और उत्तल और अवतल लेंस। तो इन चारों की पूरी इमेज फॉर्मेशन हमें इन क्वेश्चंस के माध्यम से गिवन है, तो यानी पूरा प्रैक्टिस हो रखा है। ठीक है, आइए 31 की बात करें तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना दर्शाने के लिए प्रकाश किरण आरेख खींचिए जबकि बिंब स्थित है कहां कहां पे, तो पहला लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, अगला लेंस के फोकस तथा लेंस की फोकस दूरी के 2 गुने के बीच। इसका क्या मतलब होता है, फोकस तथा लेंस की फोकस दूरी के 2 गुने, फोकस दूरी का 2 गुना 2f बराबर होता है भाई r, मतलब कहां पर, C, बिंदु कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। फोकस का जो डबल होता है वो होती है त्रिज्या। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर पे पहुंच जाएंगे, इसकी बात करना चाह रहे हैं, मतलब F और C के बीच में रखा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लेंस की फोकस दूरी के 2 गुने पर, सेम वही चीज, C पर, एट C, अनंत पे लेंस के फोकस पे। तो ये तो समझ में आ ही रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे थोड़ी सी ट्विस्टिंग थी कि फोकस दूरी के 2 गुने कह दिया, तो थोड़ा सा समझना पड़ा हमें कि जो फोकस दूरी होता है उसका डबल होता है क्या भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना, सिंपल है। बढ़ते हम जरा क्वेश्चंस के आंसर पे। तो सबसे फर्स्ट बात कर लेते हैं हम लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। तो लेंस से भी जो इमेज फॉर्मेशन कराना होता है वो कुछ इसी प्रकार से होता है। ये हो गई हमारी उत्तल लेंस, यहां से भी सेम काम होगा जो अभी आपको सिखाया था, क्या भाई कि 2 किरण चलेगी, एक चलेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरी अब चलेगी वहां ध्रुव, वहां वक्रता केंद्र से चल रहा था, यहां पे चलेगा ऑप्टिकल सेंटर से, यहां पे चलेगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर से भाई। तो ये क्या होगा, ये एक लाइट बीम ये ऑप्टिकल सेंटर से गई, ये कहीं मुड़ती नहीं है, सीधी निकल जाती है। दूसरी ये लाइट बीम आएगी, ये फोकस होती हुई आके कट करेगी। ये जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, अगर ये ए बी ऑब्जेक्ट है तो ये मेरा ए डैश बी डैश, यहां पे मुझे इमेज मिल जाता है। सेम काम फिर से कि एक लाइन जो जाएगी वो पैरेलल टू
प्रिंसिपल एक्सिस, जो फोकस से होती हुई निकल जाएगी, ये रहा फोकस, और दूसरी लाइट बीम जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, जो सीधे निकल जाएगी, उसको रास्ते में नहीं मुड़ना। सिंपल है। आइए चलिए इसी के आधार पे हम जरा बनाते हैं। तो यहां पे सबसे पहले का आंसर की बात करते हैं कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में, तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, और फोकस के बीच में अगर रख दिया है ऑब्जेक्ट को, तो ये देखिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र O और ये रहा फोकस, इन दोनों के बीच में है। तो इसकी जो इमेज बनती है वो कहां बनेगी भाई? इसी ऑब्जेक्ट के साइड पे ही बनेगी। ये गया, ये आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा, लेकिन ये आगे की तरफ दिख रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है। जब ये डाइवर्ज हो रहा है तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको पीछे की तरफ डॉट 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 करके ले आना पड़ेगा। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए प्रतीत होंगे, वहीं पे इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ये दोनों को क्या किया? पीछे की तरफ प्रोजेक्ट किया, यहां पे दोनों ने फॉर्म किया, यहां पे इमेज फॉर्म हो गई। मतलब ये ए बी का यहां पर आभासी प्रतिबिंब बन गया। यानी यहां पे हमारे पास आ चुका है आंसर। ये किसका आंसर है भाई? ये ए का आंसर हो गया हमारा। ठीक है, आगे और बात करते हैं। लेंस के फोकस तथा लेंस की फोकस दूरी के दोगुने के बीच, फोकस दूरी के दोगुने की जब हमने बात करी थी तो हमने बात किया था कहां पर रखा हुआ है? सी पर। मतलब एफ और सी के बीच में। तो एफ और सी के बीच की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर देखिए, ये है हमारा एफ और सी के बीच में, ये है मेरा बी का आंसर। क्या है भाई? फिर से वही सेम काम। क्या? एक ऑब्जेक्ट मैंने एफ और सी के बीच में रखा, इससे एक लाइट बीम गई जो फोकस से होकर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है वो फोकस से होकर चली जाएगी। और दूसरी लाइट बीम जो थी वो ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई ये निकल गई। अब इन दोनों केसेस में जहां पे इन दोनों का इंटरसेक्शन मिला है, यही बन गई हमारी क्या? इमेज। ठीक है, तो मतलब यहां पे हमको देखने को मिल रहा है कि बी केस में जो इमेज मिल रही है वो C2 और इनफाइनाइट के बीच में मिल रही है। ठीक है ना? ये कहां पे इमेज कहां मिल रही है भाई? तो C2 एंड इनफाइनाइट के बीच में। यहां पे कहां मिल रही है? तो वस्तु की ओर, जिधर वस्तु है उधर ही मिल गई। इसका आंसर क्या हो गया भाई? वस्तु की ओर, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही मिल गई। अगला सी की बात करें, लेंस की फोकस दूरी के दोगुने पे। अब लेंस की फोकस दूरी का दोगुना, फोकस दूरी का दोगुना मतलब अभी सीखे हमने कहां पे भाई? तो वो सी पे रखा हो। ऑब्जेक्ट अगर सी पे रखा होगा, है ना, सी को ही हम एक और नाम से जानते हैं भाई, 2f। तो अगर वो 2f पे रखा होगा तो इमेज भी 2f पे ही बनेगी। ये रहा हमारा सी, ये हमारा सी। कहां रखा ऑब्जेक्ट? 2f पे रखा है, तो इसकी इमेज भी देखिए सेम यहां से गई, ये 2f पर ही बन गई। कैसे हुआ ये काम? तो एक लाइट बीम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई जो फोकस से होते हुए निकल गई, और दूसरी लाइट बीम ऑप्टिकल सेंटर से गई, दोनों के इंटरसेक्शन से यहां पे इमेज बन गया। मतलब अगर उसको रखते हैं लेंस की फोकस दूरी दोगुने पर, तो वो 2f डैश पे बन जाएगी, या 2f2 कह लीजिए, 2f डैश कह लीजिए। जो राइट हैंड साइड पे बन रहा है वो 2f डैश कहें या 2f2 लिखा हुआ है तो 2f2 लिख लेता हूं मैं। ठीक है, कई जगह पे कई बुक्स में आपको 2f डैश भी मिल जाएगा, इसलिए दोनों एक्सप्लेन करते जा रहा हूं भाई। आगे बढ़ते हैं डी, अनंत पे। जब हमने क्या किया हो, हमने रख दिया हो ऑब्जेक्ट को अनंत पे, तो अनंत पे जब रखा जाएगा, ये हो गया हमारा डी। जब हमने अनंत पे रखा तो अनंत पे रखी जाने वाली सभी लाइंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, और मुझे पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली सभी लाइंस एक ही पॉइंट पे एक्यूमुलेट होती है। वो कौन है भाई? फोकस। तो मतलब इस केस में कहां पे इमेज बन जाएगी? फोकस पर। अब लेंस के फोकस पे ही रख दूं मैंने ये रख दिया लेंस के फोकस पे ही। तो यहां से फिर से वही दो लाइट बीम्स, एक चलेगी पैरेलल और एक चलेगी ऑप्टिकल सेंटर से। ये जो पैरेलल जाएगी वो फोकस होती जाएगी, लेकिन ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए। कौन कौन से भाई? ये जो ऑप्टिकल सेंटर से गया और जो फोकस से होके गया। तो ये क्या कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे? तो आप कहेंगे नहीं, ये जब पैरेलल जा रहे हैं तो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका तात्पर्य यह होता है कि इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी भाई? अनंत पे बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। अब इनकी इमेज इनफाइनाइट पे हो गई, यानी ये हो गया मेरा ई का आंसर, ये हो गया मेरा ई का आंसर। ठीक है,
सिंपल था, आसान था। एक केस और इसमें है जिसके बारे में अगर हम बात कर लें तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कि हमारे पूरे 6 के 6 फॉर्म याद हो जाएंगे। 5 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, एक छठवां मैंने एडिशनल जानबूझ के रखा हुआ है जिससे कि आपको यह भी प्रैक्टिस हो जाए ताकि कभी तकलीफ ना हो। क्या है छठवां? तो यह है इंफिनिटी और सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो ये गई लाइट बीम, ये आ गई। मतलब ये कहां बन गए भाई? तो ये F2 और C2 के बीच में बन गई इमेज। सिंपल। तो पूरे 6 के 6 केसेस समझ में आ गए। जहां पे मुझे एक बात समझ में आई कि जब अनंत पे रखे थे तो इसकी आकृति कैसी बनी है? तो इसकी आकृति देखिए बिंदु साइज, इसकी बिंदु आकृति बनी। और ये वास्तविक है क्या? तो बिल्कुल ये वास्तविक है। और जो चीज वास्तविक होती है वो उल्टी जरूर होगी। वास्तविक है तो उल्टा होगा। ये देखिए ए ऊपर है, यहां पे ए डैश देखिए नीचे, तो जो वास्तविक है वो उल्टा भी होगा। तो मतलब यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है भाई? जब 2F पे रखेंगे तो 2F पे ही बनी, मतलब समान साइज। इस केस में बात करूं तो समान और वास्तविक। वास्तविक की अगर हम बात करें तो सभी में होगा, वास्तविक सभी बनेंगे। अगले में अगर हम बात करते हैं तो क्या बन रहा है भाई? यहां पे बन रही है इमेज, कहां पे? तो ये अनंत पर बन रही है। ठीक है, अगर अनंत पे बन रही है मतलब बहुत बड़ी। कोई चीज अनंत पे जाकर के बन रही है इसका मतलब क्या है? बहुत ही बड़ा होगा भाई। तो बहुत बड़ी और सेम वास्तविक होगी। यहां पर अगर हम बात करें सिर्फ इस केस में तो यहां पे बन तो रही है आवर्धित, लेकिन ये काल्पनिक है। ये जो प्रतिबिंब है ये कैसा है? काल्पनिक है। क्यों काल्पनिक? ये वर्चुअल है ना, ये यहां पे होगा थोड़ी। ये तो यहां पे व्यूअर अगर होगा तो उसको ऐसा प्रतीत होगा कि यहां से लाइट बीम आ रही है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर यहां पे बात करते हैं तो यहां पर भी आवर्धित तो है, दिख रहा है कि बड़ी बनी है इमेज, लेकिन आवर्धित और इसको कह ले तो वास्तविक। वास्तविक तो भाई सभी में ही बनेगा, वास्तविक की तो कोई सीन ही नहीं है। ऊपर में भी बात करें तो छोटा बनेगा। यहां पर जो बन रहा है कैसा बनेगा भाई? यहां से छोटा बनेगा और वास्तविक होगा। वास्तविक सभी में कॉमन है, बार बार बोल रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ ये वाला एक केस था जहां पर ऑब्जेक्ट जो था फोकस और पोल के, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में था, तो इसी के साइड पे बना और बड़ा बन गया। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार से हमें जो 5 केसेस दिए थे उसके हमने आंसर कर लिए, समझ भी लिया कि इसको किस तरीके से हम आगे के लिए याद रखेंगे, कैसे ये लॉन्ग टर्म तक हम एक्सप्लेन कर सकेंगे भाई। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम, जरा बात करते हैं अपने 32th क्वेश्चन की। 32nd क्वेश्चन कह रहा भाई कि अपवर्तन के नियम को लिखिए। अब देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन हो जाते भाई। मैंने कहा था ना कि जब हमने ना शॉर्ट टाइप आंसर्स कर लिए हो, हमने एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस कर लिए हो, तो फिर ये आसान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं को कहीं ना कहीं यहां पे ऐड ऑन किया जाता है। तो देखिए अपवर्तन के नियम लिखिए, इन्हें किरण आरेख की सहायता से उस स्थिति में स्पष्ट कीजिए जब कोई प्रकाश किरण किसी कांच के आयताकार स्लैब से गुजरती है। तो भाई ये रही हमारी आयताकार स्लैब की टॉप मोस्ट लेयर। इस टॉप मोस्ट लेयर पे हमें दिख रहा है कि अगर ये ऊपर में है एयर और नीचे ये हो रखा है ग्लास, तो एयर से जब ग्लास में आएंगे मतलब ये माध्यम 1 जो है ये माध्यम विरल है, और जब नीचे आ रहे हैं तो ये वाला जो माध्यम है ये सघन है। और जब कभी हम विरल से सघन में आते हैं, जब कभी हम विरल से सघन में आते हैं तो हम अभिलंब की ओर झुक जाते हैं। हमारा जो प्रकाश किरण जो इसको निकल जाना चाहिए था ऐसे ही सीधे, ये जो आ रही है ऐसे ही, लेकिन इन्हें निकल रही है। क्या हो रही है भाई? ये अभिलंब की ओर झुक गई। क्यों अभिलंब की ओर झुक गई? क्योंकि ये घना है, ग्लास सघन है। तो मैं ये तो सबसे अपर लेयर होगी, मैं एक और बनाता हूं डायग्राम। इसमें अगर एक प्रकाश की किरण आई, आने के बाद यहां पे बना अभिलंब, यहां से ये बेंड हो गई, बेंड होने के बाद में फिर से ये निचले सतह पे आई, यहां से ये फिर अवे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये ऊपर में क्या था भाई? एयर, ये हो गया ग्लास, नीचे फिर एयर, तो फिर से नीचे जब एयर मिलेगी तो फिर से क्या करेगी भाई? ये अभिलंब से दूर चली जाएगी। जब यहां पे मिला तो ये कहां चली गई? अभिलंब से दूर। जबकि यहां पे बात करें तो यहां अभिलंब की तरफ झुकी। मतलब वापस से देखा जाए तो ये हो गया मेरा विरल, ये मेरा है सघन, ये फिर से आ गया यहां पे विरल। तो विरल से सघन में जाते समय अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी और सघन से विरल की तरफ जाते समय अभिलंब से दूर हट जाएगी। सिंपल।
ठीक, आइए आंसर की बात करते हैं। यहां पे अपवर्तन के नियम को जरा देखते हैं। तो अपवर्तन का नियम यह कहता है भाई कि इस केस में जो अभिलंब के साथ में आपतित किरण बनाती है उसको कहते हैं हम आपतन कोण। ये भाई आपतन कोण, और इसको हम कहते हैं अपवर्तन कोण। ये हमारा अपवर्तन कोण कौन? आर। आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर। तो पहला नियम तो ये कहता है कि भाई जो ये लाइंस मतलब ये किरणें जो आ रही हैं, ये किरणें हमेशा एक ही तल में होंगी। कौन कौन भाई? तो ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये इसके ऊपर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों ही सदैव एक ही तल में होंगे। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में होंगे। और दूसरा नियम कहता है भाई कि यहां पे जब आपतन किया गया तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, इन दोनों का जो अनुपात है वो स्थिरांक होगा। मतलब दूसरे नियम की अगर मैं बात करूं तो ये कहते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये एक स्थिरांक के बराबर होगा। ठीक है, आइए एक बार रीड करते देखते हैं। तो क्या भाई, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, पहला। दूसरा, जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों की सीमा तल पर, ये दो माध्यमों की सीमा तल है, यहां पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण आई की ज्या मतलब है साइन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बेसिकली। तो साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ठीक है, मतलब आर के लिए अगर साइन लिखूं तो इन दोनों का अनुपात हमेशा एक नियतांक होगा, एक ईटा, ये नियतांक है। तो यहां पे मुझे देखने को मिल रहा है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू ईटा एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि इसी जगह पे अगर मैं यही लाइट बीम कहीं और से डालूं, ठीक है, इधर डालते हैं, यहां पर भी फिर से ऐसी आएगी और ये लाइट बीम बाहर निकल जाएगी। यहां पर भी अगर मैं निकालता हूं क्या भाई, तो यहां पर भी आई और ये आर, यहां का निकाला हुआ आई और आर, या फिर अगर मैं नीचे की तरफ आई और आर निकालूं तो हर जगह पे मतलब इस पूरी सतह पे यहां से यहां तक आई और आर की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं अलग अलग लाइट बीम्स डाल के, हर जगह पे जो ये कांस्टेंट आएगा ये सेम आएगा। सिर्फ इसी केस के लिए अगर मान लीजिए कोई दूसरा स्लैब लाएंगे तो उसमें चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस स्लैब में, इस ग्लास की स्लैब में प्रकाश की चाल जितनी होगी वो सेम रहने वाली है। लेकिन दूसरा ग्लास लाएंगे तो हो सकता है उसमें चाल वेरिएट कर जाए, हो सकता है उसका घनत्व वेरिएट कर जाए। मतलब 32th जो क्वेश्चन था, 32nd जो क्वेश्चन था, इसका आंसर हमारे पास आ चुका है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। 33rd क्वेश्चन कह रहा है भाई कि किसी अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब वर्णना दर्शाने के लिए प्रकाश किरण खींचिए जब कोई बिंब स्थित है, पहला लेंस के फोकस पे, दूसरा लेंस के फोकस तथा लेंस के फोकस दूरी के दोगुने के बीच, और तीसरा लेंस की फोकस दूरी के दोगुने से कुछ अधिक दूरी पर। तो अवतल लेंस के लिए भी भाई सिमिलरली वही दो किरणें बनती हैं। यहां पर भी अगर हम फ्रेम करें तो ये देखिए, ये हमारा एक अवतल लेंस है, इस पर अगर मैं दो लाइनें ड्रॉ करना चाहूं तो एक तो होता वही जो हमारा जाता है भाई क्या, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि इस लेंस में होगा कि ये बाहर चला जाएगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये इस बिंदु से आ रहा है, इसको कहते हैं हम इसका वर्चुअल फोकस। जब हम बात करते हैं अपने अवतल लेंस की तो अवतल लेंस में वही वर्चुअल फोकस बनता है। कारण ये होता है कि यहां से प्रकाश किरणें आकर के दूर चली जाती है। अब भाई ये डाइवर्ज हो गई ना, डाइवर्ज हो गई तो पीछे की तरफ में जब इसको बढ़ाएंगे तो हमें लगेगा यहां से आ रही है। और दूसरी लाइट बीम का क्या होगा भाई, तो दूसरी लाइट बीम तो हमें पता है ना, सेंटर ऑफ, जो ये हमारा क्या कहते हैं लेंस का जो सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर जो है, इसके जरिए होकर के निकल जाएगी, तो ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई। ये हमारा एक प्रोजेक्टेड जो दिख रहा है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा यहां पर फ्रेम होगी, यहां पर बन जाएगी हमारी इमेज सी। अगर ये ए बी हो गई तो ये ए डैश बी डैश,
ठीक है, मतलब दो चीजें समझ में आती है। अगर लेंस के फोकस पर, मतलब बिंब कहां स्थित है, एक तो कंडीशन आ गई लेंस के फोकस, दूसरी आ गई लेंस के फोकस तथा लेंस के फोकस दूरी के दो गुने के बीच, मतलब 2f पर। तो चलिए हम एक करके देखते हैं जरा इसको। यहां से ये तो समझ में आ गया कि इसके लिए बनेगा कैसे रे डायग्राम। तो देखिए दो केसेस, अगर यहां पर कोई भी लाइट बीम चल करके आ रही है तो ये आगे की तरफ और यहां से ये आगे की तरफ मूव हो जाएगी, अर्थात ये हमको प्रतीत होगी कि कहां पे फॉर्म हो रही है इमेज भाई, फोकस पर। ठीक है ना। अगला, लेंस के फोकस तथा लेंस के फोकस दूरी के दो गुने के बीच। तो देखिए ये लेंस की फोकस और लेंस की फोकस दूरी के दो गुने के बीच में है, तो यहां पर भी होगी। तो वही चीज जो अभी हमने फ्रेम करी थी, ये आगे निकल गई लाइट बीम, ये ऑप्टिकल सेंटर से आगे बढ़ गई, इसको पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, यहां पे इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ये बन जाएगी हमारी इमेज। अगला, लेंस की फोकस दूरी के दो गुने से कुछ अधिक दूरी पर अगर यही चीज इधर भी आ जाए, सी अभी ये इन दोनों के बीच में थी, अभी ये इधर भी आ जाए, तो यहां भी आने की केस में यही होगा, सेम टू सेम होगा। सेम टू सेम केसेस कहने का मतलब क्या भाई, इमेज आप चाहे इसमें कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को इधर में रखें, लेफ्ट हैंड साइड में कहीं भी यहां पे रखें, आपको हमेशा जो इमेज मिलेगी वो मिलेगी फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। हमेशा ही कहां पे भाई, फोकस और जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशिकीय केंद्र है, इन्हीं दोनों के बीच में इमेज मिलेगी। चाहे 2f और f के बीच में रखे या फिर 2f यहां रख दीजिए, इसको भूल जाइए, तो भी ये यहीं पर इमेज बनेगी भाई। अब ये अलग की बात हो सकती है कि अभी ये पर्टिकुलर केस में जो दिख रहा है वो इमेज की जगह ये है, हो सकता है किसी केस में ये बने, आगे बने, इधर बने, ये वेरिएशंस हो सकते हैं। लेकिन अभी यहां के हिसाब से समझ में आता है कि भाई एक चीज तय है, जब यहां से जाने वाली ये लाइट बीम निकल जाएगी बाहर तो ये फोकस की तरफ जाती हुई दिखेगी, और दूसरी लाइन ये देखूं तो ये फोकस के बाद ही तो इंटरसेक्शन होगा ना भाई, फोकस से इधर तो इंटरसेक्शन क्या लाइन ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब आई होप कि आपको ये दोनों आंसर समझ में आ चुके हैं, अर्थात ये तीनों के ही आंसर हमको समझ में आ गए भाई। आगे बढ़ता हूं मैं अपने 34th क्वेश्चन पे। हमने जैसा ही कमेंट किया था कि दर्पण और लेंस दोनों में ही पूरे ही डायग्राम्स की प्रैक्टिस है, तो हमारे पास फिर से आ गया यहाँ पे, किसी उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचिए। अब उत्तल दर्पण है तो भाई उत्तल दर्पण में भी सेम कार्यक्रम होता है, आपको दो किरणें ड्रॉ करनी होती हैं। एक ये हो गई भाई कि यहां से जाएगी तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो ऐसा प्रतीत होगी कि कहां से आ रही है भाई, फोकस से आ रही है, ये हो गया इसका फोकस। चूंकि इसका भी फोकस कैसा हो जाएगा, वर्चुअल, रीजन कि ये तो प्रकाश किरण यहां से टकरा के वापस लौट गई ना, बाउंस बैक हो गई, इधर थोड़ी है। अच्छा, दूसरी जो लाइट बीम होगी वो कहां से जाती है भाई, तो इसके इसमें तो हो जाएगा इसका वक्रता केंद्र से होकर के जाएगी, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, और मिरर में जब बात करेंगे तो वक्रता केंद्र से। तो ये वक्रता केंद्र, अब चूंकि ये यहीं पे लाइट बीम जाएगी, यहीं से टकरा के वापस आ जाएगी, क्योंकि ये लेंस है, ये मिरर है। तो क्या हुआ, तो आगे की तरफ अगर देखें तो मैं इसको जरा डार्क कर दे रहा हूं, ये वाली लाइट को मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया और ये वाली लाइट यहां से आती हुई दिख रही है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां पे हमको इमेज फ्रेम होती हुई दिखेगी। ठीक है, मतलब क्या समझ में आता है भाई कि उत्तल दर्पण में हमेशा ही जो प्रतिबिंब बनेगी वो बनेगी दर्पण के पीछे। क्या बनेगी भाई, दर्पण के पीछे। कैसी प्रतिबिंब होगी, तो आभासी होगी, हमेशा ही आभासी और छोटी, हमेशा ही, ये बिल्कुल तय है भाई, प्रतिबिंब जब भी बनेगी छोटी बनेगी, आभासी बनेगी और दर्पण के पीछे ही बनेगी, ये फिक्स है। ठीक, चलिए आइए जरा देख लेते हैं एक बार इस दोनों के लिए। तो अगर अनंत पे रखा ऑब्जेक्ट या अनंत पे रखा ऑब्जेक्ट, तो ये बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट होगी, इसकी इमेज कैसी बनेगी भाई, तो ये यहां से बाहर निकल गई, यहां से बाहर निकल जाएगी, हमको ऐसा लगेगा कि ये सब कुछ कहां से आ रहा है, इससे एक पॉइंट से आ रहा है, एक वर्चुअल पॉइंट से आ रहा है, दैट इज कॉल्ड फोकस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइट बीम आती है, ये रिफ्लेक्शन के बाद और दूर भाग जाएगी, और दूर भागेगी, अगर इनको पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि एक बिंदु से आ रही है, दैट इज कॉल्ड फोकस। ठीक है, पहले का आंसर हो गया भाई। दूसरा, दर्पण के से परिमित दूरी पर, मतलब दर्पण से कुछ दूरी पर अगर रखा हो तो फिर क्या होगा भाई, जो अभी केसेस हमने ड्रॉ किया था, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट,
यहां से एक लाइट बीम ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये निकल गई फोकस। अब इसको पीछे की तरफ प्रोजेक्ट कर दीजिए, और दूसरी जो लाइट बीम होती है वो दूसरी जो लाइट बीम है ये कहां जाती है भाई, ये जाएगी सीधे सीधे ऑप्टिकल सेंटर पर, ये जाएगी हमारी वक्रता केंद्र पर। अब ये वक्रता केंद्र पर चली गई तो यहां पर इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमको इमेज मिल गई, दैट इज ए डैश बी डैश। देखिए भाई छोटी बनी हुई है दर्पण के पीछे, यहां पर भी देखेंगे तो दर्पण के पीछे, मतलब दोनों ही केसेस में जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, काल्पनिक बनेगी, आभासी बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी और छोटी। ठीक है, मतलब हमारा ये जो 34th क्वेश्चन है इसका भी आंसर हो चुका है भाई, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम जरा बढ़ जाते हैं 35th क्वेश्चन की तरफ। अब जरा हम बढ़ते हैं कुछ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमारे जो अकॉर्डिंगली जो हमारे एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस गिवन है वही हम सॉल्व करते जा रहे हैं भाई, सेम सीरियल ऑर्डर में। मतलब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सिस्टमैटिकली आपके पास आता जाएगा, सिर्फ आप इसको फॉलो करते चलिए, आपका पूरा सिलेबस, पूरे कंटेंट बिल्कुल इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे भाई। आइए देखते जरा इसको। मोमबत्ती की ज्वाला किसी लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर स्थित पर्दे पर प्राप्त होता है। कुछ इस प्रकार से एक लेंस है, यहां कहीं पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब, इधर कहीं पर मेरे को एक पर्दे पर प्राप्त होता है। यदि प्रतिबिंब का साइज ज्वाला का 3 गुना है, एक बात समझेंगे भाई, ये जैसी ही बात कहते हैं ना ज्वाला का 3 गुना, किसका, प्रतिबिंब का, इसका मतलब है ये दिया हुआ है आवर्धन। आवर्धन कितना दिया हुआ भाई, तो आवर्धन की वैल्यू दी हुई है 3 गुनी मतलब 3, आवर्धन 3 है। अच्छा, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी 80 सेंटीमीटर, मतलब इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, ये 3 गुनी बड़ी हो गई, और प्रतिबिंब से ये लेंस की जो दूरी है ये कितना है भाई, तो ये जो है हमारा, इसको बड़ा कर दे रहा हूं मैं, यहां से यहां तक प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी 80 सेंटीमीटर, ये 80 सेंटीमीटर है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी मतलब किसकी वैल्यू भाई, v की वैल्यू है 80 सेंटीमीटर। अगर मैं चिन्ह परिपाटी इस्तेमाल करूं तो मुझे पता है कि ये ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में, मतलब ये कैसा चल रहा है, ये पॉजिटिव चल रहा है 80। अच्छा, ये इतनी सी बात समझ में आ गई। तो मोमबत्ती लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, लेंस तथा प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो एक बात समझिए भाई कि अगर यहां पर बात कर रहे हैं कि लेंस की दूसरी ओर स्थित पर्दे पर प्राप्त हो रही है, जिधर वस्तु है उधर नहीं, दूसरे तरफ, तो जैसे ही दूसरे तरफ कोई भी इमेज बनती है तो दूसरे तरफ इमेज बनने का मतलब हो जाता है वास्तविक बनेगी। क्योंकि हमने अभी पूरी कंडीशन पढ़ी कि अगर 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 यहां पे देखा जाए कि इसमें भाई उत्तल हो तो ये कंडीशन ठीक है, अगर ये अवतल होती तो यहां पर तो वस्तु की प्रतिबिंब इधर ही बनती है भाई जिधर वस्तु है, तो ये तो केस ही खत्म हो गया कि अवतल होगा, मतलब अवतल नहीं उत्तल है। अब उत्तल में भी एक बात समझ में आता है कि अगर वस्तु को रखते हूं मैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तब वस्तु की प्रतिबिंब बनती है जिधर वस्तु है उधर ही, लेकिन यहां पर तो कहने दूसरी तरफ बन रही है, इसका मतलब साफ सुथरा क्लियर है कि वास्तविक प्रतिबिंब एवं उत्तल लेंस, वास्तविक प्रतिबिंब एंड उत्तल लेंस है भाई। अब बात थोड़ी सी कर ली जाए किसके बारे में भाई, कि मोमबत्ती लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब मुझसे यू मांग रहे हैं, ये v की वैल्यू दे दी है, आवर्धन दे दी है, और मुझसे पूछा क्या जा रहा है, तो मुझसे पूछा जा रहा है u, मतलब मोमबत्ती की दूरी। मोमबत्ती की दूरी का तात्पर्य होता है भाई हमसे ये मांगा जा रहा है, ये हमसे मांगा जा रहा है, ये है u। जो वस्तु की दूरी होती है उसको u से डिनोट करते हैं, जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको v से डिनोट करते हैं। अब ये अगर मांगा जा रहा है तो मुझे एक बात ज्ञात है कि आवर्धन जो होता है, मैग्निफिकेशन भाई हमने याद करके रखा मियो, मैग्निफिकेशन को क्या याद कर रखा भाई, मियो, MIO, मतलब M इक्वल्स टू I अपॉन O।
आई मतलब क्या भाई, तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी। तो अब जरा हम इसके अकॉर्डिंगली रख लेते हैं वैल्यूज को कि भाई क्या है हमारे पास, तो आवर्धन गिवन है हमारे पास 3, ठीक है ना। तो देखिए m इक्वल्स टू वी अपॉन यू में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आवर्धन कितना है भाई, तो आवर्धन गिवन है मेरे पास 3 और हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी गिवन है 80। तो यहां पे हो गया 3 बटा v की जगह पर रख दीजिए आप 80, u कैलकुलेट करना था तो u इक्वल्स टू हो गया भाई 80 बटा में 3, कितना आ गया 80 बटा में 3 सेंटीमीटर, चूंकि सेंटीमीटर में चल रहा था इसलिए सेंटीमीटर। अच्छा, और अगर मैं बात करता हूं तो भाई मैं और आगे कह सकता हूं यहां पर कि u इज इक्वल्स टू, चूंकि ये जो ऑब्जेक्ट जो है ये किधर है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको लिखेंगे क्या भाई, ये -80 बटा 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर इसको डेसिमल में भी कैलकुलेट करें तो ये 3 से अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 3 से 2 बार में 6 है ना, 2 20 हुआ, मतलब 6 3 18, दशमलव लगा देंगे 20 आएगा 6, 26.6 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ठीक है ना। वो 666 चलता चला जाएगा इसलिए। तो इतने दूरी पर ये कैंडल जो है, ये जो मोमबत्ती की जो ज्वाला है, ये हम लेंस के पहले रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। चलिए, आपने रख लिए होंगे भाई, तो हम बढ़ते हैं जरा 36 पे। यहां कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी दर्पण द्वारा बने किसी बिंब का प्रतिबिंब साइज में 1/3 गुना दिखाई देता है। बिंब दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है, दर्पण तथा प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। मतलब यहां पे देखिए, सबसे पहले जो हम काम करते हैं, जो गिवन डेटा वो रख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले तो गिवन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का दर्पण, ठीक है। अब f की जो वैल्यू है वो हो गई हमारी 20 सेंटीमीटर। दर्पण द्वारा बने किसी बिंब का प्रतिबिंब साइज में, मतलब m इज इक्वल्स टू हो गया 1/3। आवर्धन ही है ना भाई, आवर्धन का मतलब हर बार ये तो नहीं कि बड़ा ही बनेगा, छोटा भी, तो यहां पे छोटा बन गया 1/3 हो गया। बिंब दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है, दर्पण तथा प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए यहां से पूछ रहे हमसे कि u कहां है, ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए एक काम करते हैं, हम जरा कैलकुलेट करते हैं। कैसे भाई, तो मुझे यहां पे पता है m इक्वल्स टू, है ना, m इक्वल्स टू क्या होता है भाई, तो m इक्वल्स टू होता है हमारा -v/u, ठीक है। किसके लिए भाई, ये दर्पण का आवर्धन सूत्र, जैसे हमने अभी लेंस का आवर्धन सूत्र पढ़ा वैसे ही किसका है, दर्पण का आवर्धन सूत्र। तो दर्पण का आवर्धन सूत्र क्या हो गया भाई, -v/u। अब एक काम कीजिए, अब यहां पे ले आकर के वैल्यूज को रखना शुरू करते हैं। तो ले आइए, रखते हैं। m की जगह पे रख दिया 1/3 इज इक्वल्स टू -v अपॉन में u। अब मुझे ना तो v पता है ना मुझे u पता है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं u इक्वल्स टू लिख देता हूं -3v, चलेगा। u इक्वल्स टू -3v। अब चूंकि दर्पण के सूत्र से, दर्पण सूत्र से, अब दर्पण सूत्र से क्या मिल जाएगा भाई, तो दर्पण के सूत्र से, क्योंकि देखिए दर्पण के सूत्र में 1/f इज इक्वल्स टू होता है 1/u प्लस 1/v। अगर मैं इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को रख दूं, चूंकि यहां देखिए f की वैल्यू गिवन है 20, तो मैं इसको रख देता हूं 1/20 इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/u। 1/u का मतलब कितना हो गया भाई, तो 1/-3v प्लस 1/v, ठीक है। अच्छा, अगर यहां पे हम थोड़ी सी और बात करें कि भाई ये v का एलसीएम ले लूं तो ये 3v आ जाएगा, 3v से 3v कैंसिल हो गया, ये बचा -1 प्लस v से v कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा भाई, तो यहां से बच जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 1/20। अच्छा, आगे और बढ़ा जाए अगर, तो यहां से मुझे मिल गया 1/20 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, +-2 2/3v। अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो 3v इज इक्वल्स टू हो जाता है 20 × 2,
ठीक है ना, 20 इंटू 2 दैट इज v इक्वल्स टू 20 इंटू 2/3। ठीक है, तो अगर इसको कैंसिल कर लिया जाए तो भाई 3 से इसको काटेंगे अगर हम तो 20 है, तो मतलब 6 या 18, ठीक है, 2 बचा 20 मतलब 6.6 अप्रॉक्स। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, 13.2, यानी v की वैल्यू कितनी आ गई भाई, तो v की वैल्यू आ गई 13.2 सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर, क्योंकि 20 सेंटीमीटर में गिवन था, तो इसलिए मैंने इसको रख लिया कितना 13.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या बोले भाई, दर्पण तथा प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो ये जो प्रतिबिंब जो बना हुआ है, ठीक है ना, ये प्रतिबिंब बनी हुई है भाई हमारी दर्पण के पीछे, क्योंकि v कैसा आया, v आया हमारा पॉजिटिव। v अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब क्या हो गया, ये जो प्रतिबिंब बनी है कहां बनी है, दर्पण के पीछे। अच्छा, दर्पण के पीछे है, और एक बात समझ में आती है कि ये कैसी भाई छोटी प्रतिबिंब है, दर्पण के पीछे भी है और कैसी बनी है, ये छोटी प्रतिबिंब है, क्योंकि इसमें 3 का गुणा करूंगा तब जाके वस्तु के बराबर होगी। तो मतलब दर्पण के पीछे, और कौन सा दर्पण हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाता है उत्तल दर्पण। ये हमारा कैसा दर्पण है भाई, उत्तल दर्पण। अगर ये अवतल दर्पण होता, ठीक है, अगर अवतल दर्पण होता तो हमारा जो इमेज है वो हमेशा कहां बनता, इन फ्रंट बनता, मतलब जिधर वस्तु है उधर ही बनता, बाएं तरफ बनता। ये क्या है भाई, दर्पण के पीछे बना हुआ, ठीक है ना, और दर्पण के पीछे जब कभी बनता है तो आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, छोटा नहीं। कैसा बनेगा भाई, आवर्धित बनेगा, छोटा कभी नहीं बनेगा। ठीक, तो मतलब ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, चाहे तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट रखेंगे। हम अपने अगले क्वेश्चन 37वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। चलिए, आई होप आपने इसका आंसर रख लिया। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये है भाई 37वें क्वेश्चन, जहां पे लेंस की क्षमता की बात हो रही है, मतलब जो पावर ऑफ लेंसेज है इसकी बात कर रहे हैं। तो लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए, इसका मात्रक क्या है। कोई विद्यार्थी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस का उपयोग करता है और दूसरा -50 फोकस दूरी के लेंस का उपयोग करता है। इन लेंसों में प्रत्येक लेंस की प्रकृति तथा उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो एक बात समझते हैं, लेंस की क्षमता को तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। अगर कोई सा भी लेंस हो, क्षमता उसकी इससे निर्धारित होती है कि उसकी फोकस दूरी कितनी छोटी है। या तो देखिए, या तो वो होगा भाई हमारा उत्तल लेंस। अगर उत्तल लेंस है तो ये क्या करना है, इसको काम कराना है कि इसको एकत्रित कराना है। अब ये दो केसेस, एक केस में आपको दिख रहा है कि इसने क्या करा है, इसने तुरंत ही मतलब F1 छोटा है और यहां पे देखिए तो ये F2 बहुत बड़ा है भाई। मतलब इसका मुख्य काम क्या था, मर्ज कराना। इसने जैसी लाइट बीम आई तुरंत ही मर्ज करा दिया, तो मतलब ये ज्यादा पावरफुल हुआ ना। ये बड़ी देर के बाद मर्ज कराना बिल्कुल मरियल सा, तो भैया ये कैसा हो गया, तो ये हो गया भाई हमारा लो पावर का। ठीक है, ये हाई पावर और ये लो पावर। ठीक, इसी में नहीं, अगर हम बात करते हैं हमारे अवतल लेंस की, तो इसमें भी ये लाइट बीम आई, ये ऐसे चलेगी, ये इसका फोकस बन गया, इसको पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो यहां कहीं पे फोकस बन गया। एक दूसरा लेंस है, इस लेंस ने क्या किया भाई, तो ये तुरंत यहीं पे निकल गई, ये बन गया फोकस। अब दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल, तो इस लेंस का काम, जैसे इसका था कन्वर्जेंस, ऐसे इसका काम था डाइवर्जेंस, मतलब जो भी प्रकाश किरणें आ रही है उसको दूर भगा दे। तो जो जितना जल्दी भगाएगा दूर, उतनी छोटी फोकस होगी, ये जल्दी दूर भग गई, ये बहुत देर में जा रही भाई। तो मतलब ये इसका फोकस क्या हो गया, दूर हो गया, मतलब ये कम पावर का हो गया और ये जो है ये ज्यादा पावर का हो गया। अर्थात हमें एक बात समझ में आती है कि लेंस की क्षमता जो है, ठीक है, लेंस की क्षमता इसको अगर हम परिभाषित करें तो हम इसको कह सकते हैं कि फोकस दूरी के, क्या कह सकते हैं भाई इसको, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। सिंपल सी बात नहीं, क्षमता कहते हैं। अच्छा, कैसे कह रहे हैं,
तो इनको भाई इस तरीके से लिख सकते हैं कि लेंस की क्षमता पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, 1 अपॉन एफ। ठीक है, ये इसकी जो इकाई होती है, इसकी जो इकाई होती है वो होती है भाई डायोप्टर, और इसको डिनोट करते हैं डी से। ठीक है, कब? जब यहां पे अगर मैं बात करूं तो एफ जो है वो किस में है भाई? मीटर में। यही सेम टू सेम फॉर्मूला P इक्वल्स टू हो जाएगा 100 अपॉन एफ। कब? जब एफ होगा किसमें? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में होगा तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई ना। ये डायोप्टर जो है इसका स्टैंडर्ड यूनिट है, अगर ये स्टैंडर्ड में है तो फोकस को भी अपने स्टैंडर्ड में होना पड़ेगा, तो फोकस किस में चला जाएगा? मीटर में। अच्छा, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई दो लोग हैं, एक 50 सेंटीमीटर और एक -50, तो दोनों की बात कर लेते हैं। मैं जरा लिखता हूं PA की बात करता हूं। तो PA मतलब यहां पर गिवन है कि उसकी 50, यानी FA जो गिवन है वो है गिवन 50 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 50, लेकिन सेंटीमीटर में है तो ये 100 अपॉन 50। तो मतलब ये कितना लिख लूं मैं? 100 अपॉन 50। एक काम करता हूं, मैं एक बार पहले लिख लेता हूं, 100 अपॉन एफ होना चाहिए, तो 100 अपॉन 50 हो गया, मतलब कितना? 2 डायोप्टर। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं, नीचे थोड़ा सा बात करते हैं PB की, मतलब दूसरे के पावर की बात करें, जो दूसरा स्टूडेंट -50 वाले की, तो ये क्या लिखेंगे भाई? तो ये भी तो वही होगा ना, 100 अपॉन एफ, मतलब 100 अपॉन -50। तो ये कितना हो जाएगा भाई? -2 डायोप्टर। अब एक बात समझिए ना, एक की जो क्षमता है वो पॉजिटिव है और दूसरे की जो क्षमता वो नेगेटिव है, ये किस बात को रिप्रेजेंट करें? तो भाई एक बात समझिए, जो फोकस लेंस में राइट हैंड साइड पे होगा तो वो हमारी होगी भाई, ऐसा समझिए, ये उत्तल। इसमें फोकस हमेशा, देखिए भाई, इसका जो फोकस होता है हमेशा ही राइट हैंड साइड में आता है, मतलब ये हमेशा वास्तविक होता है। मतलब ये कौन सा लेंस होगा? ये उत्तल लेंस होगा। और अगर नेगेटिव वाले की बात करते हैं तो नेगेटिव का मतलब हुआ कि ये जो भी लाइट बीम आई, इसको इसने डाइवर्ज कर दिया। डाइवर्जन के फलस्वरूप इसको पीछे अगर मैंने प्रोजेक्ट किया तो मुझे यहां कहीं से आती हुई प्रतीत होगी। मतलब यहां पर ये देखिए, ये एफ कैसा है? पॉजिटिव। लेकिन इस एफ की अगर आप बात करेंगे तो ये एफ है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से सारे डिस्टेंसेस मैनेज होते हैं, और यहां से अगर राइट साइड में कोई डिस्टेंस है तो पॉजिटिव, यहां से अगर लेफ्ट हैंड साइड में कोई डिस्टेंस है तो वो नेगेटिव। तो मतलब ये कौन सा लेंस हो गया भाई? तो ये हो गया मेरा अवतल लेंस। ये लेंस है मेरा अवतल लेंस। तो यहां से बोला गया था भाई कि फोकस दूरी का लेंस उपयोग करता है। इन लेंसों में प्रत्येक लेंस की प्रकृति तथा उसकी क्षमता, तो भाई प्रकृति बता दी, एक उत्तल एक अवतल है, और एक क्या है भाई? एक की क्षमता 2 डायोप्टर, एक की क्षमता -2 डायोप्टर है। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही आसान सा था भाई, इसमें बहुत ज्यादा पैनिक करने लायक कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम जरा अपने क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। ये हमारे एग्जाम्पलर के इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन है, लेकिन करते हैं हम जरा शुरू। किसी विद्यार्थी ने उत्तल लेंस का उपयोग करके मोमबत्ती की ज्वाला के प्रतिबिंब को सफेद पर्दे पर फोकसित किया है। अच्छा, उसने मोमबत्ती पर्दे तथा लेंस की स्थितियों को स्केल पर नीचे दिए गए अनुसार नोट किया। देखिए भाई, जो लैब में जो बना होता है ना, वो कुछ इस प्रकार बना होता है। लैब में हम जो यूज करते हैं, ठीक है ना, ऑप्टिक बेंच का, तो उसमें ऑलरेडी एक स्टैंड पे ये सब कसने को दिया जाता है, जहां पर नीचे एक स्केल बना होता है और पहले से फिक्स एक स्केल बना है, उसी स्केल पे सब कुछ मेजर करते हैं। तो इस बालक ने, मतलब इस विद्यार्थी ने क्या मेजर किया, तो जरा देखिएगा, ये जो नीचे बना रहा हूं ये स्केल है। अब इस स्केल के अकॉर्डिंगली यहां पर भाई ये 0, और ये आगे की तरफ जो कुछ भी वैल्यूज आएगी वो देखेंगे। तो मोमबत्ती की स्थिति 12 सेंटीमीटर है, यानी मोमबत्ती जो रखा हुआ है वो यहां से 12 सेंटीमीटर पे, यानी ये हो गई मोमबत्ती की स्थिति। ठीक है, अब इसी प्रकार उत्तल लेंस की स्थिति 50 सेंटीमीटर, यानी ये 12 है और ये पूरा कहां पर रखा हुआ है? ये 50, ये 50 हो गया। ये जो है ये कितने पे है भाई? ये 12 सेंटीमीटर हो गया।
ये मोमबत्ती जो रखा हुआ है ये 12 हो गया, ये जो यहां पे रखा हुआ लेंस ये 50 हो गया, और पर्दे की स्थिति 88 है। तो पर्दे की स्थिति मतलब ये 50 हुआ, तो यहां कहीं पे पीछे के साइड पे यहां मैं मान लेता हूं भाई हमारा 88, ठीक है। और इस 12 को थोड़ा और करीब कर देते हैं क्योंकि 12 बड़ा दूर हो रहा है, यहां कहीं पे आ गया भाई, छोड़ते हैं, चलिए 12 ही छोड़ते हैं, कोई बात नहीं, 88 पे चला गया। मतलब ये कहां से, इसी 0 से 88, इसी 0 से 15, इसी 0 से ये 50। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या है, तो इसके लिए एक काम कर ली जाए कि यहां पर जो ये गिवन है इन दोनों के डिस्टेंसेस को जरा मार्क कर लेते हैं। तो ये 12 से कितना है भाई 50, मतलब ये u की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर यहां से मैं मार्क करना चाहूं तो मुझे यहां से u मिल जाएगा भाई, ऑप्टिकल सेंटर से सारी डिस्टेंस कवर होती है, तो 50 माइनस 12 कीजिए, ये u मिल गया मुझे 38। अच्छा u अगर 38 मिल गया और यहां से अगर इसको देखूं तो ये कितना हो जाएगा 50 से 88, तो इसके बीच की भी जो डिस्टेंस होगी ये भी कितनी हो जाएगी भाई, तो 88 माइनस 50 कीजिए, यानी v भी हो गया कितना 38, u भी 38, v भी 38। मतलब क्या, जहां पर वस्तु रखा है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बन रही है। ये कौन सा केस होता है, तो ये एकमात्र केस है जब वस्तु 2f पर रखा हो, जब वस्तु कहां रखा हो भाई 2f पर रखा हो, तब प्रतिबिंब, तब जो उसका जो प्रतिबिंब होगा तब प्रतिबिंब 2f डैश पर प्राप्त होता है, अर्थात एक बात समझ में आ गई कि जो 2f की जो वैल्यू है, ट्वाइस ऑफ f की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, वो 38 हो गई, यानी ये वक्रता केंद्र है इसका। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 38/2, कितना होता है, तो 19 दूनी 38, मतलब f की वैल्यू कितनी आ गई भाई, तो ये आ गई 19 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, चूंकि सारी वैल्यू सेंटीमीटर में थी तो ये भी सेंटीमीटर में जाएगा, यानी f की वैल्यू आ गई 19 सेंटीमीटर। हो गया हमारा क का आंसर मिल गया, बहुत ही आसान रहा भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम जरा, और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जरा देखते हैं उसमें क्या आते हैं। तो मुझे इस डायग्राम की जरूरत है, ठीक है, इसको रख लेते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन कह रहे, चलिए बढ़ जाते हैं भाई। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि वह मोमबत्ती को 31 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित कर दे, है ना, जो अभी रखा हुआ था उसको 31 सेंटीमीटर पर लाए, अभी 38 सेंटीमीटर पर था, अब 31 सेंटीमीटर पर लाए, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो भाई देखिए ना, ये जो हमारा डायग्राम था इसके अकॉर्डिंगली ये 38 पे अभी था, अब इसको यहां से हटाना है, तो 38 पर से इसको हटा देते भाई। अब कहां ले चले इसको, तो इसको भी मैं हटाता हूं, 38 इसका क्या था भाई, तो ये मेरा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अब मैं इसको लेकर के आ गया भाई 31 सेंटीमीटर आगे। अब अगर यहां से ये 12 था, इसको और आगे की तरफ मैं लेकर के आ रहा हूं, मतलब मैं अब 31 सेंटीमीटर पे लेकर के आ जा रहा हूं। ये नीचे ये 31 कहां से चल रहा है भाई, ये 0 से 12, 0 से 31, ठीक है ना। अब यहां पे इन दोनों के बीच की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस कितनी बची भाई, तो 50 में से 31 जाएगा, u इक्वल्स टू 19, और ये c इक्वल्स टू कितना था भाई, तो ये c इक्वल्स टू था हमारा 38। अब r बेसिकली इसका था 38 और ये 19 पे रखा है, मतलब ये कौन सा पॉइंट होगा, तो ये फोकस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर जब क्वेश्चन में कह रहे हैं हमसे कि भाई यदि वह मोमबत्ती को 31 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित कर दे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो देखिए 31 सेंटीमीटर पर स्थानांतरण के फलस्वरूप, स्थानांतरण के पश्चात बिंब अपने फोकस पर F पर रखा होगा। अतः फोकस पे अगर कोई वस्तु रख दी जाए तो उसकी प्रतिबिंब कहां बनती है भाई, तो उसकी प्रतिबिंब बनती है अनंत पे। अतः प्रतिबिंब
अनंत पर प्राप्त होगा। कहां बनेगा भाई? अनंत पे। जैसा कि हमें पता है कि अनंत से आने वाली किरणें फोकस में मिल जाती है, तो अगर फोकस से निकला है कोई चीज तो वो कहां जाके मिलेगा? अनंत पे। सिंपल था भाई ये भी, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी का जो हमारा थर्ड पार्ट था, तीसरा जो पोर्शन था उसकी तरफ। तीसरा पोर्शन कहता है भाई यदि वह मोमबत्ती को लेंस की ओर अधिक स्थानांतरित कर दे तो बनने वाले प्रतिबिंब की क्या प्रकृति होगी। अगर क्या कह रहे हैं भाई, मोमबत्ती को लेंस की, इस मोमबत्ती को लेंस की ओर अधिक स्थानांतरित कर दिया जाए, ज्यादा ही पास ले दिया जाए, मतलब ये हमारा लेंस और इसके बहुत ही ज्यादा अगर मोमबत्ती रख दे, मतलब मैं तो कह रहा हूं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते, तो जब आप इस प्रकार से रख दें तो हमें ज्ञात है कि यहां से दो चीजें होंगी। एक तो यहां से किरण चली जाएगी ये ऑप्टिकल सेंटर से, और दूसरी जो किरण होती है वो जाती है इसके फोकस से होती, लेकिन ये आगे की तरफ तो कहीं मिलेंगे नहीं, ये आगे जाकर के और डाइवर्ज होते जा रहे हैं। तो इसको पीछे की तरफ जब मैंने डॉटेड करके बढ़ाया तो मुझे यहां कहीं पर इसकी प्रतिबिंब प्राप्त हो गई। यहां पे प्रतिबिंब प्राप्त होने का तात्पर्य है कि प्रतिबिंब जो होगी ये बनेगी कैसी भाई? ये आवर्धित, बड़ी प्रतिबिंब बनेगी, आवर्धित एवं वस्तु की तरफ ही बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई? वस्तु की तरफ ही बनेगा। मतलब ये ए बी ऑब्जेक्ट था तो ये हो गया भाई हमारा ए डैश बी डैश, और है कैसा? आवर्धित और वस्तु की तरफ ही बनेगा, तथा काल्पनिक या आभासी कह लूं, इसी को आभासी कहते हैं या काल्पनिक कहते हैं, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। देखिए बी ऊपर था तो बी डैश ऊपर, ये भैया सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये हमारा जो है ये उत्तल लेंस का जो हमारा सिक्स्थ केस है उसके अकॉर्डिंगली बनता है, और ये इधर ही साइड में बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बढ़ेंगे अपने आगे की तरफ। तो भाई ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। यहां तक में हमें समझ में आ चुका है कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्पलर में कवर होते हैं, और फोर्थ में उपरोक्त प्रकरण मतलब थर्ड वाले में प्रतिबिंब बनना दर्शाने के लिए प्रकाश के किरण आरेख को ड्रॉ कीजिए। मतलब ये यही वाला था, इसके किरण आरेख को ड्रॉ करना था सिंपली, है ना। मतलब ये लास्ट क्वेश्चन ये हो चुका है भाई पूरा खत्म। आपने यहां तक में देख लिया कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे सामने आने वाले हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। बेसिकली आपको ध्यान में आएगा कि भाई ये सब्जेक्टिव टाइप तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन हां इसी कॉन्सेप्ट में बेस्ड वहां पे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। तो मेनली हमने पूरी तैयारी कर रखी है, पूरी तैयारी हमने कर लिया यहां तक भाई, समझ में आ चुका है सब कुछ। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।